आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान के हालात पर टिकी हुई हैं। काबुल पर एक तरह से पूरे तौर से तालिबान ने कब्जा कर लिया है और पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर अब तालिबान का अगला कदम क्या कुछ होगा। जिन जिन ममालिक के लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, तमाम ममालिक और खासतौर से हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान भी अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए कोशिशें जारी रखे हुआ है। इसके अलावा आज जिस तरह के हालात हुए, पिछले 24 घंटे के जिस तरह के हालात हैं कि मुल्क छोड़ने की कोशिश में हजारों अफगान शहरी एयरपोर्ट में घुस चुके थे और वहां पर जिस तरह की अफरा तफरी मची हुई थी। इसके अलावा अमरीकी जो सिफारती अमला है वो भी काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी मौजूद है और वहां से अपने लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन कई अहम सवाल होते हैं कि अब तालिबान का अगला कदम आखिर क्या कुछ होगा, तालिबान के अब आगे की हिकमत अमली क्या कुछ होगी, क्योंकि अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। 20 साल के बाद तालिबान दोबारा से अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके हैं। आज डिबेट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की हिकमत अमली क्या कुछ होगी तालिबान की, दुनिया की दूसरे ममालिक पर क्या कुछ असरात होंगे तालिबान की हुकूमत की, और इसके अलावा जो एक जहन में सवाल उठता है कि क्या वाकई में तालिबान दुनिया के लिए खतरा है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। या तालिबान दुनिया के लिए क्यों खतरा है, इस चीज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर राजन कुमार साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर सचदेव जी अक्सर हमारे साथ फॉरेन और आलमी इश्यूज के डिबेट में हमारे साथ जुड़ते हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। डॉक्टर फजलुर रहमान साहब फेलो हैं ICWA और आलमी उमूर के माहिर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। और कुछ देर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर अर्शी खान भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं डॉक्टर राजन कुमार साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। डॉक्टर राजन कुमार जी, हमने देखा कि पिछले 24 घंटों में जिस तरह की गहमा गहमी है, घमसान है एक तरह से अफगानिस्तान में, लेकिन अब सबके जहनों में सवाल यही उठ रहा है कि अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। अब आगे की क्या कुछ हिकमत अमली होगी, दुनिया किस नजर से देख रही है अफगानिस्तान के हालात को? डिस्कशन हो रहा मुझे नहीं पता है वो वहाँ पे सबसे पहले यह समझना है कि यह स्थिति क्यों पैदा हुई। तालिबान एज ए पॉलिटिकल फोर्स तब इमर्ज किया जब अमेरिका ने उसको एक्सेप्ट किया कि यह वहाँ उनके साथ दोहा में निगोशिएशन स्टार्ट हुआ और 2000 सितंबर 2020 से वो निगोशिएशन चल रहा था। और तभी से आप देख रहे हैं कि जो एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में, जो कि पहले एक वायलेंट एक मिलिटेंट फोर्स था, उसके बाद से वह एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में इमर्ज करता है अफगानिस्तान में। और अब दिक्कत यह है कि आप पहले उसको लेजिटिमेसी दे चुके हैं, उनसे वार्तालाप आप कर चुके हैं, और जब अभी टेक ओवर होता है तो अमेरिका एक स्टेटमेंट कुछ दिन पहले दिया था कि वह कोई भी टेक ओवर अगर वायलेंट होता है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी लेजिटिमेसी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन यह मानना कि तालिबान उस लेजिटिमेसी को एंटिसिपेट कर रहा था, यह भी गलत होगा, क्योंकि तालिबान की लेजिटिमेसी वहां के जो लोकल लोग हैं उनके सपोर्ट पे है, जो स्ट्रिक्ट शरिया लॉ का इंटरप्रिटेशन है उनसे है, और जो दूसरे बहुत सारे देश उसको अभी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, जिसमें चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, टर्की इत्यादि हैं। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो तालिबान को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार होंगे। लेकिन जो अभी सबसे बड़ी दिक्कत और समस्या यह है कि तालिबान किस ढंग का रूल लाने की कोशिश करता है, और सबसे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको सबसे ज्यादा डर यह है कि तालिबान शायद 1996 और 2001 का जो पहला पीरियड था, शायद उसको वो रिवाइव करने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि वह पीरियड काफी डेंजरस पीरियड था। दो कारणों से काफी डेंजरस था। एक तो कि जो ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स और बच्चों के राइट्स, खासकर जो वुमेन राइट्स है, उसका जिस ढंग से उन्होंने उल्लंघन किया था, और इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी है वो काफी परेशान है। दूसरा कि उनका जो नेक्सस था, जो दूसरे टेररिस्ट नेटवर्क्स थे, चाहे वो ISIS की बात करो, उसमें IS नहीं, अलकायदा की बात करो, तो उनसे जो उनके संबंध थे, और जो कुछ नेटवर्क जो
पाकिस्तान से भी थे, उनसे भी संबंध थे। तो लोगों को, जो अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी है, उनको सबसे ज्यादा डर है कि अगर वहां पे इन सारी एक्टिविटीज को वह अलाउ करता है फिर से, तो वो जो नेबरिंग स्टेट हैं, खासकर भारत, पाकिस्तान, ईरान, चीन, सेंट्रल ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान इत्यादि, इन देशों में रेडिकलिज्म और टेररिज्म की समस्या बढ़ेगी। और इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी है यह काफी परेशान है। हालांकि जो तालिबान के जो कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं, उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि वो शायद मॉडरेट रहे, जो वहां के राइट्स को लेके वो शायद मॉडरेट रहे। और उन्होंने यह भी बोला है कि वह अफगानिस्तान को जो टेररिज्म है या दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है विदेशी, उनको वहां पे नहीं रहने देंगे। लेकिन यह एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको काउंटर करने की भी कोशिश हो सकती है, ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। कहां तक वो इस पे अमल करेंगे यह अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल, यानी तालिबान भी अब दोबारा से क्योंकि इक़्तिदार में आ रहे हैं, तो ऐसे में वो भी फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की निगाहें अफगानिस्तान के हालात पर टिकी हुई हैं। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान प्रोफेसर अर्शी खान साहब, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अर्शी खान साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं रविंदर सचदेव जी आपके पास आना चाहूंगा। रविंदर सचदेव जी, जितनी तेजी से तालिबान ने कंट्रोल किया है अफगानिस्तान में, क्या मानकर चला जाए कि वाकई में वो पहले से एक तरह से मजबूत थे, ताकतवर थे, लेकिन सिर्फ एक सही टाइमिंग के इंतजार में थे तालिबान? रविंदर सचदेव जी, सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, रविंदर सचदेव जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं डॉक्टर फजलुर रहमान साहब आपके पास आना चाहूंगा। फजलुर रहमान साहब, क्योंकि तालिबान जितनी तेजी से उन्होंने कदम अफगानिस्तान में जमाए और कंधार के बाद सीधे काबुल पे एक तरह से चढ़ाई कर देते हैं, क्या यह मानकर चला जाए कि तालिबान अंदर अंदर काफी मजबूत थे और सही टाइमिंग के इंतजार में थे, सही वक्त के इंतजार में थे? देखिए, वक्त की बात जहां तक है, जब वो निगोशिएशन में दाखिल हुए यूनाइटेड स्टेट से, तभी लग गया था कि उनको एक अपनी तरह की लेजिटिमेसी मिल रही है। और जहां तक आपने ताकत की बात की, उनकी स्ट्रेंथ की बात की, तो पिछले तकरीबन 20 साल से, जब से अमेरिकन इंटरवेंशन वहां शुरू हुआ, तब से किसी भी मरहले या किसी भी लम्हे पे तालिबान ने अपनी शिकस्त नहीं मारी। वो कहीं ना कहीं हमेशा मुकाबला करते रहे। और तीसरी बात और बताता चलूं कि जो पूरी स्ट्रेंथ है, हम इसके बजाय ये बात करें कि वो कहां से उनको स्ट्रेंथ मिली, हमें ये बात करनी चाहिए कि ये जो अफगानी फोर्सेस को जो अमेरिका ने तकरीबन 80-90 बिलियन डॉलर खर्च करने के बाद ट्रेड किया, वो इतनी कमजोर क्यों हुई? और जो आपने बात की टाइमिंग की बात की, तो जाहिर सी बात है एक नेगोशिएशन का हिस्सा था जो तकरीबन पिछले 1 साल से अमेरिका और तालिबान के बीच चल रहा था। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जिस तरह से और जितना स्विफ्टली उन्होंने पूरे मुल्क पे 15-20 महीना फिर 1 हफ्ते सारे के सारे स्पेकुलेशन को डिफाई करते हुए, उसकी 2-3 वजूहात ये हैं। पहली वजूहात तो ये कि वहां की जो आर्मी थी जिसको ट्रेन किया था, उनके अंदर किसी तरह फीलिंग नहीं थे। वो किसके लिए लड़ थे? न मुल्क के लिए लड़ रहे थे, न किसी अपने नेशन के लिए लड़ रहे थे, वो बल्कि रिजीम के लिए लड़ रहे थे। जहां तक तालिबान का मामला है, उनके पास एक ओपन एनिमी था जो 20 साल से उनके वतन को ऑक्युपाई किए हुए था। दूसरी वजह यह है कि जिस तरह से करप्शन था वहां की फोर्सेस में, और तालिबान ने जिस तरह से अपनी सारी फोर्सेस को यूनिफाई कर रखा था, जो उनके अंदर एक चीज थी कि हमें दुनिया की सारी बड़ी ताकत को हराना है। जो उनके पास एक मोरल था, एक डिस्कोर्स था उनके पास, उनके सामने एक एनिमी था। लेकिन अफगानिस्तान फोर्सेस थी, उनके पास बहुत ही कोई यूनिफाइड ऑब्जेक्टिव नहीं था कि किसके लिए है, मुल्क के लिए है या अमेरिका के लिए है या गनी की रिजीम को, उनको किसको बचाना है। तो बहुत सारे पॉइंट पे इतने सारे फर्क देखेंगे आप, उससे उनकी हार जो है लाजमी थी। और तालिबान जो है कभी भी ऐसा नहीं है कोई लम्हा 20 साल में आया हो कि उसने कहा नहीं अब हम थक गए हैं। उनका जो ऑब्जेक्टिव था हमेशा कायम रहा। उनके अंदर अप्स एंड डाउन रहे। जाहिर सी बात है कि एक वो दुनिया के सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे थे। और जो आपने एक बात की कि एक वक्त मुनासिब वक्त का उनका इंतजार था, तो मुनासिब वक्त उसी वक्त आ गया था जब उसको अमेरिका ने एक लेजिटिमेसी देती थी, उनके साथ बातचीत शेयर कर ली और उनको ये मान लिया कि अब उस अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगानियों के हाथ में है। और जब अफगानियों के हाथ में है तो जाहिर सी बात है जो पॉलिटिकल फोर्स होती है और जो सबसे विजिबल एंटिटी, सबसे पावरफुल एंटिटी,
और जिसने वहां के पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से पिछले 20 साल से इंगेज रखा अपने आप को, तो जाहिर सी बात है एक नेचुरल चॉइस है वहां के लोगों के लिए। और गनी साहब ने पिछले 7-8 साल में जो वहां पे कुछ भी डिलीवर नहीं किया, तो सारे हालात को अगर आप देखेंगे तो जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ पिछले दिन हुआ है, उसमें किसी भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को जो सिचुएशन पे नजर रखते हैं, उनको कुछ भी ताज्जुब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मैं प्रोफेसर अर्शी खान साहब, मेरी सर आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप? जी जी, प्रोफेसर अर्शी खान साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं रविंदर सचदेव जी आपके पास आना चाहूंगा। रविंदर सचदेव जी, एक तरफ तालिबान से दोहा में टॉक्स होती है, नेगोशिएशन होती है, बातचीत होती है, लेकिन वही तालिबान जब अफगानिस्तान की फोर्स और वहां की गवर्नमेंट को डाउन कर देते हैं, काबुल में एक तरह से अपना एक तरह से उनका कब्जा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रविंदर सचदेव जी, हम देखते हैं कि तालिबान के नाम पर ही पूरी दुनिया फिक्रमंद है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, तालिबान के नाम पे दुनिया फिक्रमंद इसलिए है कि तालिबान की जो हिस्ट्री है, राइट, पिछले 40 साल की, किस तरह से इन्होंने जिहाद करे, सोवियत यूनियन को निकाला, उसके बाद मेन बात यह कि इन्होंने अफगानिस्तान में क्या हाल करा जब इनको पावर मिली, राइट, और जब पावर से गिरने के बाद भी इन्होंने कैसे अपना बर्ताव और ये किस फिलॉसफी, किस लाइफस्टाइल में बिलीव करते हैं, किस तरह के एक्सट्रीम शारिया और किस तरह के विमेन राइट्स इत्यादि में, तो दुनिया को फिक्र तो है ही। दुनिया को दो फिक्र है। एक फिक्र तो ये है, मानिए कि भाई ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर बहन भाई हैं हमारे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि उनके साथ कैसा बर्ताव होगा। तो एक तो ये दुख है, फिक्र है, पर दूसरा दुनिया को ये फिक्र है कि ये अगर पॉइजन बाहर निकलती है तो हमें कैसे इफेक्ट कर देगी, जो कि अमेरिका को याद है, जो 9/11 हुआ उसी कारण अमेरिका वहां गया अफगानिस्तान में। तो फिक्र के ये दो कारण हैं। एक तो अपना सेल्फ इंटरेस्ट हर देश का, हमारा भी, भारत का भी, अमेरिका, यूरोप, सबका, कि यहां से जो एक्सट्रीमिज्म निकले वो हमारे को ना कहीं आग लगा जाए। और दूसरा कि यस, कहीं भी ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, तो हम इंसानियत के तौर पे हम फिक्र और दिल तो जाता ही है ना कि अगर ये हालात हो रहे हैं तो फिक्रमंद की बात हो रही। अब दूसरी बात है, जो दोहा में टॉक्स वगैरह चल रही थी, उसमें दो एक चीज है कि दुनिया, देखिए, दुनिया की लीडरशिप अमेरिका की है, हम माने या ना माने, पूरी दुनिया। यूनाइटेड नेशंस पिछले 20 वर्षों से कुछ नहीं कर रहा है, जबकि ये सारी चीजें यूएन को इस पे स्टेप्स लेने चाहिए, राइट, जब दुनिया में वर्ल्ड सिक्योरिटी की इश्यूज आती हैं। पर उसमें भी अमेरिका कुछ हद तक ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका यूनिलैटरली जाकर के इराक पे उसने अटैक करा, बोला मेरे मन है, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं कर रहा हूं, आपको जो करना आप करते रहिए। उसके बाद अफगानिस्तान में, तो जब दुनिया का लीडर, सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, सबसे बड़ी इंटेलिजेंस, वो ही जब इनके साथ एंगेज करने में सक्सीड नहीं कर पा रही थी, तो दुनिया को तो अब ये फिक्र, और दोहा राउंड में यही हुआ ना कि अब इस मामले को आगे कैसे। और अमेरिका अब इस मूड में आ गया था कि मैंने जो अपना करना था, जितना ठीक है मैं कह दूंगा कि हमने ओसामा बिन लादेन को निकालना था, वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब तालिबान ये मान जाएं कि अपने देश के अंदर ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ना बिठाएं, उनको शय ना दें जो कि दुनिया में जाके आतंक फैलाएं। तालिबान ने बोला हाँ, तो अमेरिका का मन बन गया था निकलने का, क्योंकि 20 साल से 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन डॉलर्स इतना खर्चा कर आके अमेरिका को कोई आगे रास्ता नहीं दिख रहा था। और अभी भी इनफैक्ट अगर आप बाइडन के जो एडवाइजर्स अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि इस समय अमेरिका के अंदर बहुत मेजर क्रिटिसिज्म हो रहा है बाइडन का, कि आपने किस तरह से ये क्लोज तो करना था, किस तरह से आपने कैसा कयास हो गया। इसमें तो इनफैक्ट अमेरिकन प्लानिंग की भी बड़े क्वेश्चंस आए थे, अमेरिकन इंटेलिजेंस का फेलियर, प्लानिंग का फेलियर इत्यादि। पर बाइडन का जवाब ही है और उनके एडवाइजर्स का कि हम अभी ना निकलते, 1 साल बाद निकलते, तब भी यही हाल होना था, 5 साल बाद निकलते। ट्रंप ने भी बिल्कुल क्रिटिसाइज किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर क्रिटिसाइज किया है। और इसके अलावा लगातार पूरी दुनिया से इस तरह की आवाजें उठ रही हैं कि अफगानियों को तने तनहा एक तरह से बीच मंझधार में अमेरिका छोड़कर वापस चला गया। मैं इस पर और हम आगे बात करेंगे रविंदर सचदेव जी। मैं प्रोफेसर अर्शी खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। प्रोफेसर अर्शी खान साहब, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल जो लोगों के जहनों में भी है और मीडिया में भी आमतौर से यही चर्चा हो रही, क्या वाकई में तालिबान दुनिया के लिए खतरा हैं या क्यों खतरा हैं? भाई ये तो देखिए परसेप्शन की बात है और ये ओपिनियन की बात है। अब किसी की शक्ल को देख के और किसी के कपड़े को देख करके और किसी के रिलीजन को देख के
अगर कोई आदमी अपनी ओपिनियन बनाता है तो उसका कोई जवाब नहीं है। आपने देखा है कि 2001 में भी जो 9/11 हुआ या उसके बाद जिस बेसिस पे अफगानिस्तान पे अटैक हुआ, उस पे कोई भी मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हुआ, तो चीज़ें छुपी हुई हैं। वहाँ पे अगर आप अफगानिस्तान में देखेंगे या इराक में देखेंगे या सीरिया में देखेंगे या लीबिया में देखेंगे तो सबसे बड़ा खतरा तो अमेरिका है। अब लोग जो है, काफ़ी लोग जो है वो ह्यूमन राइट्स और वीमेन राइट्स की बात कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप लिटरेचर्स देखेंगे, खास करके अमेरिकन और ब्रिटिश जो NGOs हैं जिन्होंने बहुत सारे रिपोर्ट्स छापे हैं अफगानिस्तान के ऊपर में, ये जो आपके 2017 की रिपोर्ट है, 2018 की रिपोर्ट है, उस पर आप देखेंगे जो अफगान नेशनल आर्मी है किस तरह से उन्होंने जो है बच्चों का सेक्सुअल मिसयूज़ किया, मतलब बहुत सारे उसमें रिपोर्ट्स में है। तो इस पर कोई जो है मीडिया नहीं आए। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2001 से लेकर 2020 तक जो वहाँ पे वॉर क्राइम्स हुए, जिसमें तालिबान का भी पीरियड है और फिर अमेरिकन का पीरियड है। जब ये बात जो है वहाँ के प्रोसिक्यूटर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जब चाहा इसको टेकअप करना, तो अमेरिका ने उसको वार्निंग दिया, इसलिए कि वॉर क्राइम के जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें तालिबान कम आएगा, ये ज्यादा आएंगे। तो जो लोग भी वीमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बताऊं कि इराक में जो वीमेन है, 1991 से जो सैंक्शन चला वहाँ पे 10-12 साल का, जिसमें काफी लोग मरे, तो 1991 से लेकर के 2004 तक करीब 5 मिलियन इराकी मारे गए। और वहाँ पे कितनी विधवाएं हुई और कितना वहाँ पे इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम है, इट इज बिकॉज ऑफ मतलब जो अमेरिकन ऑक्यूपेशन है, उस पर कहीं पे कोई चर्चा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि तालिबान को बहुत बड़ा खतरा समझना ये एपिस्टेमिक के जो है फॉल्ट लाइन का सबूत देता है। हमने बहुत ज्यादा इस पे काम नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसको लोग मिला देते हैं, पाकिस्तान है अफगानिस्तान के तालिबान, अफगानिस्तान का तालिबान अलग है, वो जो पाकिस्तानी जो तालिबान है दैट इज अमेरिकन स्पॉन्सर्ड, जो अफगानिस्तान का तालिबान है वो वहाँ का इंडिजिनस प्रोडक्ट है, जो ISIS है वो उससे अलग है, इसलिए कि ISIS जितने सारे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं बड़े बड़े, चाहे यूनिवर्सिटी में हो या बैंक में हो, तो वो ISIS ने किया है। अगर आप देखेंगे 2017, 2016, 2018 तो उसमें ISIS के खिलाफ जो है तालिबान लड़ा। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि 2015 में ISIS वहाँ पे आया नंगरहार में, और वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ 2015 में ISIS, वहाँ पे अफगानी गवर्नमेंट चुप थी। तो आप देखेंगे कि जितने भी वहाँ पे अभी तक आप देखें अफगानिस्तान में, तो ज्यादा खतरा तो इन्होंने नेटो फोर्सेज और अमेरिकन ने पहुंचाया। कितने लोग वहाँ पे मारे गए, कितने इनोसेंट मारे गए। अभी भी जो लोग वहाँ पे से भागे हैं, जिनको दिखाया जा रहा है टीवी में कि वो भागे हैं एयर बॉम्बिंग की वजह से। तालिबान के पास तो एयर बॉम्बिंग है नहीं। मैं ये समझता हूँ कि उनको बगैर मौका दिए हुए कि वो किस तरह से उनकी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होगी और किसी भी इसी निष्कर्ष पे पहुंचना कि वो खतरा है दुनिया के, मैं समझता हूँ कि ये एक ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होगा। जी डॉक्टर राजन कुमार जी, ठीक है, इसी पर जो बात प्रोफेसर अर्शी खान साहब से हो रही थी, क्या डॉक्टर राजन ये लगता है कि अब तालिबान को, क्योंकि दोबारा से वो एक तरह से इक़्तिदार में आ रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं, कुछ बदलाव उनमें होगा, या फिर वही तालिबान जो 20 साल पहले जो तालिबान थे वही तालिबान, वही उनकी प्रोफाइल होगी, वही उनकी हरकतें होंगी, या कोई बड़ा बदलाव होगा इस बार तालिबान में? देखिए, पहली बात तो यह बता दूं कि तालिबान को क्रिएट किसने किया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मुजाहिदीन फोर्सेस को क्रिएट किया है वो अमेरिका का रोल है। इसमें भी कोई डाउट नहीं कि अमेरिका जिस ढंग से एट्रॉसिटी और जिस ढंग से विदाउट एविडेंस इराक में और अफगानिस्तान में, लीबिया में, कई जगहों पे जिस ढंग से अटैक किया है, सीरिया में, तो उसके जो मोटिव्स थे उससे ज्यादा वहां पे कोलेटरल डैमेज या ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहां तक तालिबान की बात है, तो तालिबान के बारे में यह मानना कि तालिबान एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक ओपिनियन की बात नहीं है, यह इसके पीछे फैक्ट्स हैं। और फैक्ट्स क्या है कि हमने तालिबान को देखा है कि किस ढंग से वो एट्रोसिस पॉलिसी, रिप्रेसिव पॉलिसी 96 और 2001 के बीच में कैसे वो लाए थे, कैसे वो माइनॉरिटी को, हजारा कम्युनिटी के जो ये हैं, या कैसे वुमेन राइट्स पे कैसे उन्होंने शरिया लॉ को इंटरप्रीट करने की कोशिश की थी और अपने तरीके से इंटरप्रीट करके उसको इंपोज करने की कोशिश की थी। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उन्होंने किस ढंग से जो टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हक्कानी नेटवर्क हो या फिर अलकायदा या ISIS है, किस ढंग से लिंक्स हैं, ये कोई ओपिनियन की बात नहीं है, ये एक फैक्चुअल एविडेंस है। तो वहां तो आप, और दूसरी बात यह कि आप यह भी मान के चलें कि वायलेंस कोई तरीका नहीं होता है पॉलिटिक्स को एक्वायर करने का। मैं जानता हूं कि वहां पे जो दूसरे फोर्सेस हैं वो उनकी भी लेजिटिमेसी कमी थी।
अशरफ घानी कोई लेजिटिमेट वहां पे पॉलिटिकल रिजीम नहीं था, क्योंकि जिस ढंग से उनको सपोर्ट मिलने चाहिए तो वो नहीं मिले, ये पता चल गया, और किस ढंग से लोग वहां पे रजिस्ट भी नहीं किए। लेकिन इसके बावजूद भी यह कहना कि तालिबान एक ओपिनियन है या तालिबान का जो रिप्रेसिव पॉलिसी है या मिलिटेंट, यह कोई ओपिनियन नहीं है, इसके पीछे उनकी पॉलिसीज, उनके फैक्ट्स हैं, और उसको आप आज के टाइम पे ठीक है। मेरे पास टाइम कम है डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, यही चीज जो मैं राजन साहब से और प्रोफेसर अरसी साहब से समझ रहा था, यही चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि वही रशा जो अफगानिस्तान से लड़ रहा था, वही रशा आज हम देख रहे हैं कि तालिबान के साथ खड़ा है, और इसके अलावा अमेरिका भी कहीं ना कहीं तालिबान को बैक करके एक तरह से वापस चला गया। क्या आपको लगता है कि 20 साल पहले वाले तालिबान में और आज के तालिबान में किसी तरह का फर्क होगा? वो गलतियां दोहराना नहीं चाहेंगे तालिबान जो उन्होंने 90s में या 2000 में जो गलतियां की थी? देखिए, ऐसा बात यह है कि अभी बहुत ही इमेच्योर्ड होगा ये कहना कि तालिबान किस तरह से अपने आप को प्लेस करता है एक नए डिस्पेंसेशन में, एक नए पॉलिटिकल कल्चर में। जाहिर सी बात है 20 साल में बहुत कुछ बदला है, तालिबान ने भी कुछ सीखा है, अफगान ने भी कुछ सीखा है, और दुनिया के हालात भी बदले हैं। तालिबान ये बार बार जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनके जो स्पोकपर्सन वो कह रहे हैं कि वो चीजें मतलब हम एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी की तरह हम बिहेव करना चाहते हैं, हम वुमेन राइट्स की बात करेंगे, हम ह्यूमन राइट की बात करेंगे। ये जो सारा का सारा जो चीजें कही जा रही है, अभी उनके पास अभी पूरा का पूरा ट्रांजिशन फेज है, जब तक कि 6 महीना साल भर जब तक कि हुकूमत में न हो, और किस तरह से अपने आप को प्लेस करते हैं, किस तरह से इंगेज करते हैं, किस तरह से माइनॉरिटी के साथ उनके साथ बिहेव करते हैं, उस पहले के पैरामीटर से या उस वेरिएबल से अभी हम उनको मेजर करें तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही जल्दीबाजी होगी। और दूसरी बात कि जाहिर बात है कि 20 साल में अफगानियों ने भी बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल, मैं बहुत छोटा सा रिएक्शन रविंदर सचदेव जी आपसे भी ले लेता हूं। क्या आपको लग रहा है कि तालिबान के नाम पर या नए अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, दुनिया इस पर बटेगी? आज हम देख रहे हैं कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान सब तालिबान के साथ एक तरह से खड़े हैं। क्या डिवीजन आपको दिख रहा है? नहीं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरे ख्याल से दुनिया शायद नहीं बटेगी रिगार्डिंग तालिबान। दुनिया मोर और लेस सारी दुनिया धीरे धीरे इनको रिकॉग्नाइज करती जाएगी, इनसे डील करेगी, राइट। बट उसमें केवल एक कावियात ये रहेगा कि ये एक नॉर्मल कुछ हद तक जो भी अपने लोकल अपनी कंट्री के अंदर जो भी अपना लॉज वगैरह लगाना चाहें, पर कोई घातक बार्बरिक इंसिडेंट्स खबरों में ना आए, वन। और कोई मेजर टेररिस्ट एक्टिविटी पता चला जी सिंगापुर में कोई बॉम्ब उड़ गया जो कि एक लिबियन या सीरियन जिहादी था जिसने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली और वहां जाके कर दिया 9/11 जैसा, अगर वैसा कोई इंसिडेंट ना हो, वन। और दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर से ऐसी खबरें ना आए जो कि बारबेरिक हो, इनकी बारबरिज्म दिखाए, या फिर विमेन को लेकर के कोई एक्सट्रीम एलिमेंट्स दिखाए, अगर ये चीजें नहीं होंगी तो तालिबान के पास एक्चुअली दुनिया मोरलेस। बिल्कुल, अब ये देखना बहुत अहम होगा कि 20 साल पहले वाले तालिबान और आज के तालिबान में क्या कोई डिफरेंस है, फर्क है या नहीं, और फर्क आया है या नहीं, और तालिबान के सामने जो चैलेंजेस होंगे उसे तालिबान किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे और किस तरह से कबूल करेंगे, यह देखना बहुत अहम होगा। प्रोफेसर अर्शी खान साहब, आपसे बहुत माजरत, मैं दोबारा से आपसे सवाल नहीं ले पाया, लेकिन अभी तालिबान क्योंकि नए नए आए हैं और अफगानिस्तान का इशू चलता रहेगा, किसी दिन हम फिर तालिबान के इशू पर बैठेंगे तो आपसे इस पर चर्चा होगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राजन कुमार साहब, रविंदर सचदेव जी, फजलुर रहमान साहब और प्रोफेसर अर्शी खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए।